साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे जो दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए उस पर भी नजरें रहेंगी। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के नतीजे आ चुके हैं, आगाज हो चुका है अब ऑफिशियली रिजल्ट सीजन का, और इन्फी ने जहां निराश किया, टीसीएस ने खुश किया है। इन्फोसिस के साथ शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए, नंबर्स पर क्या कहना है? एडीआर में तो 4% की गिरावट देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, नंबर्स भी ऐसे ही हैं। जहां तक Q4 के प्रदर्शन की बात है, डॉलर रेवेन्यू तो फिर भी बेहतर नजर आएगा, या फिर रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर नजर आएगा। 2.2% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 2.4% आया। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.1% की, तो जो बाजार उम्मीद करता उससे बेहतर था। पर ये कॉस्ट पे आ रहा है, वो मार्जिन्स पे जो दबाव बढ़ता चले जा रहा है। मार्जिन्स में हम एक्सपेक्ट करते प्रेशर होगा, लेकिन 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% दबाव एक्सपेक्टेड था। यहां पर 120 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.1-1.2% के आसपास का मार्जिन्स पे आपने दबाव आता हुआ देखा, तो ये एक दिक्कत थी। इसलिए जो Q4 का प्रदर्शन था वो मिला जुला था। पर गाइडेंस को लेकर भी इशू, हम आपसे कह रहे थे कंसेंसस एस्टिमेट था कि 8 से 10% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात पूरे FY20 के लिए मैनेजमेंट करेगा। 7.5 से 9.5% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब इस तरह के लार्ज डील से कंपनी बैक करती हुई नजर आ रही है, वो भी तब जब FY19 में 9% इसने ग्रोथ क्लॉक करी है। तो ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस FY20 के लिए लगा के चल रहे हैं, तो एक डिसअपॉइंटमेंट। और दूसरा मार्जिन्स को लेकर, हालांकि एक तबका मान रहा था कि क्योंकि एग्जिट मार्जिन्स FY19 के कमजोर रहेंगे, पूरे साल की मार्जिन गाइडेंस बैंड रिड्यूस हो जाएगा। तो 22 से 24% जो अब तक खड़ा हुआ था मार्जिन का गाइडेड बैंड, अब वो रिड्यूस हो गया है 1% 21 से 23% के आसपास। तो मोटा मोटी गाइडेंस भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग आपको नजर आएगी। और कह लीजिए कई लोग मानते हैं कि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव इसीलिए भी क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर भी 6 से 8% की बात करी थी, और एक्चुअली ग्रोथ जो आई है वो 9% की आई। जहां शुरू करा था उससे बेहतर डिलीवर कर रहा है, तो हो सकता है कंजर्वेटिव हो। लेकिन जिस तरह की एक्साइटमेंट स्टॉक में बिल्डअप हो चुकी थी, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास, वहां से तो डिसअपॉइंटमेंट है ये आंकड़े, और इसीलिए एडीआर भी प्रेशर दिखा रहा है, और इसीलिए शायद आज भारतीय बाजारों में भी कमजोर शुरुआत हो। बिल्कुल, अब तो इस स्टॉक पर साफ तौर पर रहेगी नजर। लेकिन वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण से जान लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस दरअसल क्या कह रहे हैं इन्फी के लिए। वरुण बताइए। देखिए, नतीजों के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया है। शुरुआत करता हूं मॉर्गन स्टैनली के साथ। इन्होंने ओवरवेट से अब इक्वल वेट का कॉल दिया है। प्राइस टारगेट 775 से कम करके 700 रुपये के कर दिए। इनका कहना है कि Q4 के जो नतीजे थे रिलेटिवली काफ़ी सॉफ्ट थे, काफ़ी कमज़ोर थे, और अपने EPS एस्टिमेट को भी इन्होंने काटा है। क्रेडिट स्विस इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं। इसके पहले न्यूट्रल का था, 770 से प्राइस टारगेट काट के 650 का कर दिया है। इनका कहना है कि ग्रोथ पिकअप हो रही है, लेकिन शायद जितनी उम्मीद थी उतनी यहाँ देखने नहीं मिल रही है। अपने वैल्यूएशन मल्टीपल्स को इन्होंने कम किया है और अपने EPS एस्टिमेट को भी काट दिया है। नमूरा इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से डाउनग्रेड करके रिड्यूस कर दिया है, 680 का प्राइस टारगेट दिया है। अपने मार्जिन्स के एस्टिमेट को इन्होंने काटा है, करीब 30 से 90 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती अपने मार्जिन्स के एस्टिमेट में इन्होंने की है। हालांकि इनका कहना है कि जो बायबैक चल रहा है इस कंपनी का, हो सकता है कि वो इस कंपनी को थोड़ा सपोर्ट दे, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से कंपनी ने मायूस किया है। CLSA इन्होंने भी अपना EPS एस्टिमेट काटा है, करीब 3 से 4% अपना EPS एस्टिमेट काट दिया है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट काटा है 930 से काट के 900 रुपये का कर दिया है। हालांकि आउट ऑफ द ब्लू मैक्वेरी एक है जिन्होंने इन्फोसिस पे आउट परफॉर्मर का कॉल दिया, प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 770 से बढ़ा के 810 का किया है। इनका कहना है कि FY20 में मार्जिन सुधर सकते हैं, ये इनको उम्मीद है। तो एक मैक्वेरी सिर्फ है जो अपने प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने ब्रोकरेज हाउसेस है सब ने डाउनग्रेड किया है, प्राइस टारगेट काटे गए हैं। इनफैक्ट हाल ही में CLSA ने 930 का टारगेट दिया था, नंबर्स के ठीक बाद वो 30 रुपये इन्होंने कम कर लिए, 900 का आप टारगेट दे रहे हैं। कालरा साहब, इन नंबर्स पर कितनी बड़ी मार पड़ सकती है स्टॉक में? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन्स को लेकर है, वो ऑब्वियस है, और जो गाइडेंस भी है उससे भी बाजार खुश नहीं होगा। इनफैक्ट बाजार तब खुश होता अगर ये गाइडेंस ना देते। सही है। तो पिछले हफ्ते भी हमारी वही बात हो रही थी और मैंने यही कहा था कि वो डिसअपॉइंट करेगा। अब गाइडेंस जब उन्होंने और लोअर बैंड में चली गई है, और एट्रिशन जो है, अगर आप एट्रिशन रेट देखें वो 20% के आसपास आ गया, तो कहीं ना कहीं एट्रिशन जब तक हाई रहेगा और 15% के ऊपर रहेगा तब तक इनकी मार्जिन्स इंप्रूव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपका मेन खर्चा ही IT कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं। और जब तक एम्प्लॉयज़ को आप ज़्यादा इंसेंटिव देते रहेंगे कि वो वहीं रहें, तो वहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम में। और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगले 2-3 क्वार्टर इनके लिए अभी भी नेगेटिव रहेंगे। मेरे को नहीं लगता कोई रिवर्सल कोई दिख रहा है मुझे, और वो कहीं ना कहीं गाइडेंस में भी आ रहा है। उस दिन रिजल्ट्स के टाइम मैंने आशीष से बात की थी और हम शो पे ही थे, कॉल पे,
तो मैंने यही कहा था कि हो सकता है अगले 2 क्वार्टर में एक और डाउनग्रेड आ जाए गाइडेंस पे, क्योंकि अगर आपका एट्रिशन रेट इतना हायर चले जाता है और बैलेंस शीट अगर आप देखें तो आपका कैश वही है जहां 2018 में था एक्सेप्ट बायबैक, ठीक बात तो वो बढ़ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है जो मेरे ख्याल से अगले 2-3 क्वार्टर में एक्चुअली रिवील होगी। ठीक बात है। तो गैप डाउन खुलेगा पालवे साहब, ये सपोर्ट लेवल्स कहाँ नजर आ रहे हैं आपके चार्ट्स पर? देखिए, मुझे जो इसके सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो 730 पे, पर मुझे लगता है कि अगर उसके नीचे खुलता है तो एक मुझे लगता है कि प्रेशर और बढ़ेगा स्टॉक में और 720 इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो 720 इंपॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग के बाद, अगर वो 720 को बचा पाता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, और 720 टूट जाता है तो फिर इसका जो बड़े सपोर्ट जो बन के आते हैं वो फिर 690 की रेंज में आते हैं। तो देखना होगा 730 और 720 के लेवल को किस तरीके से डिफेंड कर पाता है या नहीं कर पाता ओपनिंग के बाद। अगर वो नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है और इसमें फिर दबाव देखने को मिलेगा और स्टॉक फिर और कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में 690 तक स्लाइड हो सकता है। आप भी शॉर्ट कर रहे हैं सचेतन इसको? मैं वॉच करूंगा, इनफैक्ट इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करूंगा, बट वो 720 का लेवल 27 का मेरा लेवल है, इनफैक्ट उसके आसपास अगर आ जाता है तो मैं इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आज, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है वो खराब है, उसका असर देखने को मिलेगा। और एडीआर में आपको बता दें लगभग 4% टूटा था फ्राइडे के सत्र में। चलिए अब आशीष, टीसीएस, इस पर आपकी क्या एनालिसिस है? अच्छा परफॉर्मेंस और अक्रॉस द बोर्ड हर पैरामीटर पे प्रदर्शन अच्छा रहा है इस कंपनी का। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ 2.4%, हमारी उम्मीद थी सिर्फ 1.6% की, तो ग्रोथ के पैरामीटर में तो बहुत अच्छी है, कंपनी ने मोमेंटम दिखाया। हाँ, जब हम लोग रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे थे तब अचानक जब नंबर्स आए तो मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 बेसिस पॉइंट का दबाव असल में आया 40 बेसिस पॉइंट का, तो डर लग गया था कि शायद अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही हो रहा है, ग्रोथ के लिए कंपनियों को मार्जिन का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। पर दरअसल जब डिटेल सामने आई तो एक वन ऑफ था। इस कंपनी ने 220 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा इलेक्टोरल ट्रस्ट में। अगर उसे एडजस्ट कर दूं तो दरअसल रुपए में अप्रिसिएशन के बावजूद इस कंपनी के मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए Q4 का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रहा इस कंपनी का। आप समझिए पूरे साल की ग्रोथ इन्फोसिस ने 9% कांस्टेंट करेंसी में डिलीवर करी है, इन्होंने 11.4% की ग्रोथ डिलीवर करी है। BFSI डबल डिजिट मोमेंटम वहां पे पहुंचता हुआ 6.2 बिलियन डॉलर्स की डील Q4 में इन्होंने बैक करी है, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अगले साल यानी कि FY19 में तो हमने डबल डिजिट ग्रोथ देखी, और कमेंट्री ये कहती है कि FY20 में भी ये लोग तैयार है, डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करती हुई कंपनी नजर आएगी। और जहां इन्फोसिस अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर है, ध्यान रखिए TCS ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, 10-11% अपने हाइज से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए और अट्रैक्टिव हो चला ये स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और आपको बताने की जरूरत है नहीं है, देर रात तो हर्षदा दरअसल वहां पे मैनेजमेंट से वार्तालाप कर भी रही थी, वो सुन लीजिएगा उसका। आज बहुत बढ़िया पोजीशन में है हम, डबल डिजिट ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो अचीव किया है हमने। और पूरा हमारा जो वर्टिकल्स है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सब डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंचा है। और जितना भी है वो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सॉफ्टनेस है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज का थोड़ा सॉफ्टनेस है, पूरा अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब मार्केट्स भी डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। मिडिल ईस्ट अफ्रीका में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम फोकस करेंगे। तो हर्षदा ने ये इंटरव्यू किया, मैनेजमेंट से बातचीत करी। हर्षदा, कॉन्फिडेंस कैसा था? इनफैक्ट कॉन्फिडेंट तो काफी है। ये एनजीएस अनफॉर्चुनेटली हिंदी बस बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा संकोच है, लेकिन मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है हेमंत, इसमें दो राय नहीं है। स्पेशली BFSI को लेकर जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली और डबल डिजिट परफॉर्मेंस देखा गया है। इन्होंने एक और चीज कही है, वो पूरा अंश जब हम आगे दिन भर चलाएंगे उसमें समझ में आएगा। उन्होंने एक चीज कही कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी अब ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, और मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले इन्होंने BFSI को लेकर यही स्टेटमेंट दिया था, और अब जाकर देखिए BFSI में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। तो उम्मीद यही है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, और साथ ही जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, जहां पर हमने ग्लोबल स्लोडाउन की बात की, US चाइना ट्रेड वॉर की बात की, उन्होंने कहा देखिए मैक्रोज एक तरफ रहेंगे, लेकिन हमारे क्लाइंट्स में इस समय बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो पैसा खर्च करें। पैसा भरपूर खर्च हो रहा है, डिजिटल फ्रंट पर अच्छा खर्च हो रहा है, और वो एक बहुत तगड़ा साइन है। तो पिछले साल या फिर FY19 के लिए इनका नारा था कि
मोमेंटम दिखाएंगे और माइलस्टोन्स क्लॉक करेंगे। FY20 के लिए ये है कि कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, तो किसी भी पैरामीटर पर इस समय डर नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए शेयर करेक्ट भी हो चुका है और मार्केट सोच रहा था कि थोड़े ढीले नंबर आएंगे और देखिए अच्छा करेक्शन दिखाए। एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए TCS का, देखिए शुक्रवार को भी ये कमज़ोर हुआ था, खुला कहाँ, क्लोज कहाँ हुआ, बिल्कुल ऐसा ही आपको चार्ट लगभग बृहस्पतिवार का भी दिखेगा। तो पिछले 6-7 दिन में देखिए ढीला हो चुका है और आखिरी के 3 दिन तो आप देख ही रहे हैं ये किस तरह से कमज़ोर हुआ है। लेकिन हमारे साथ वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए, ब्रोकरेज हाउसेज खुश हैं? बहुत खुश है और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी के अपने जो प्राइस टारगेट है उसको बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करता हूं, इक्वल वेट का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 1920 से बढ़ा के 1980 का कर दिया। इनका कहना है कि इस कंपनी के नतीजे जो है वो स्ट्रीट की उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं और खासकर FY20 के लिए मैनेजमेंट ने जो कॉन्फिडेंस जताया है उस पर इनको काफ़ी भरोसा है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 1900 से बढ़ा के 2130 का कर दिया है। इनका कहना है कि FY20 में 11% की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक करेगी और अपने EPS एस्टिमेट को 4% से 2% तक बढ़ा दिया है इन्होंने FY20 से 21 के लिए। नोमुरा TCS को अपग्रेड कर रहा है, रेड्यूस के कॉल से अब न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 1780 से बढ़ा के 1925 का कर दिया है। इनका कहना है कि कंपनी की ग्रोथ जो है उसको लेके काफ़ी कंफर्टेबल है, हालांकि मार्जिन का प्रेशर आगे चल के रह सकता है, तो ये एक रिस्क भी है, लेकिन ग्रोथ अच्छी रहेगी, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 2291 से बढ़ा के 2363 का किया है। इनका कहना है कि एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिली और खासकर BFSI में एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है, ये काफ़ी अच्छा है। आखिरी में CLS TCS पे खरीदारी की सलाह दे रहा है, मेंटेन कर रहा है अपनी खरीदारी की सलाह, लेकिन सबसे बुलिश टारगेट CLS के ही है। 2460 रुपए के प्राइस टारगेट इस कंपनी पे दिए। तो सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस एक सुर में इस कंपनी को अपग्रेड कर रहे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं। कालरा साहब, आप भी डबल थम्स अप दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं सिंगल थम्स अप, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो उनकी अच्छी रही है। लेकिन जो इन्फोसिस का डाउनग्रेड आया ना, वो कहीं ना कहीं मुझे पूरे इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक कॉशियस व्यू देता है। दूसरा, अगर इनकी आप बैलेंस शीट देखें तो कैश 40,000 करोड़ का 2018 से लेके अब 35,000 पे खड़ा हुआ है, तो और रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो डबल डिजिट ग्रोथ के पीछे रिसीवेबल्स का फ्लो ज़्यादा हो रहा है और कैश फ्लो जनरेशन कम आ रही है, उससे मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। वैल्यूएशन ऑब्वियसली क्योंकि 10% गिर चुका है तो एक बम्प अप दिखे, बट मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक 2 क्वार्टर और देखूंगा बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म कॉल, बिफोर टेकिंग एन अग्रेसिव लॉन्ग टर्म। हाँ, ओके। सचिदानंद, आपका ट्रेड क्या लेवल्स देख रहे हैं आज? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बरकरार है। इनफैक्ट 2170 2150 की जो हम बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है वो आना चाहिए। इनफैक्ट मोमेंटम के लिहाज से 2034-2040 ये एक दायरा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये पर्टिकुलर दायरा ओपन हो जाता है, आई थिंक वहाँ से वापस एक बार मोमेंटम बन सकता है, एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 2000 के लेवल्स पे जिस तरीके से पुट एडिशंस हुए थे, मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप हो सकता है और उसी की वजह से 2040 का आज के लिए लेवल काफ़ी अहम होगा। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है, मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, एंड एक बार वापस 2100 के आसपास ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। राजेश, वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए आप क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि इन्फी के नंबर्स खराब, TCS के नंबर्स अच्छे, तो क्या आप इन्फी शॉर्ट करें, TCS लॉन्ग करें, कोई पेयर ट्रेड? जी बिल्कुल, पेयर ट्रेड किया जा सकता है। मुझे लगता है TCS में भी जगह है, जो कि मुझे लगता है कि इसमें 2100 तक का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो एक TCS को लॉन्ग करके इन्फोसिस को शॉर्ट किया जा सकता है। ये एक पेयर ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। 2.69 का इसका प्राइस रेशो है, तो मुझे लगता है ये प्राइस रेशो पे यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और मुझे लगता है 2.85 तक का इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। सो TCS लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 2100 तक की तेजी इसमें बन सकती है। और इन्फोसिस में जिस तरीके का स्ट्रक्चर और जो डेटा मुझे सजेस्ट करता है, मुझे लगता है इन्फोसिस करीब 720 से 700 की रेंज में आना चाहिए। तो जब ये 720 या 700 की रेंज में जब इन्फोसिस आता है, वहाँ कट करें और TCS को जो हमने लॉन्ग किया है उसमें प्रॉफिट मुझे लगता है 2060 से 20 की रेंज में आता है TCS, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक बात है। तो नज़र रखिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर, और एक बार प्री ओपन ट्रेड जब सेटल हो जाएंगे तो फिर से एक फ्रेश व्यू भी हम आपके सामने पेश करेंगे इन दोनों ही शेयरों पर। और नज़र रहेगी कल फिर विप्रो के नंबर्स किस तरह के निकल कर आते हैं। मास्टेक, विप्रो के नंबर्स के साथ कल बायबैक के ऊपर भी विचार होगा, तो उस स्टॉक पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में कि आज के दिन आपको नंबर से पहले उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। लेकिन
एक स्टॉक जो हर रोज एक नया ट्विस्ट देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपने सही गेस किया है, जेट एयरवेज की। तो नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज बताइए, टॉप 5 में पहला स्टॉक तो आपका जेट एयरवेज ही होगा। बिल्कुल, और जेट में जो ड्रामा चल रहा है वो फुल ऑन है और वीकेंड के दौरान भी चलता रहा। कल शाम को ये खबर आई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने लिखा कि 1000 से ज़्यादा पायलट हड़ताल पे चले जाएंगे। फिर एकदम देर रात दूसरी खबर आई, नहीं उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो ये सब ड्रामा वहाँ चल रहा है। आज एक बैठक है बैंकर्स की, फिर से लेंडर्स की, जो अब तथाकथित उनके ओनर भी हैं, कि वो 1500 करोड़ रुपए उनको देंगे कि नहीं देंगे, कैसे देंगे, इस पे चर्चा होगी। क्योंकि अब उनके केवल 10 विमान उड़ रहे हैं और इससे नीचे गए तो फिर वो बंद होने की स्थिति पे आ जाएगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलरेडी बंद हैं। इस बीच SBI कैपिटल ने जो उनके प्लेज शेयर थे उसको बेच के इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। ये एक और डेस्परेशन दिखाता है कि आपको बायर नहीं मिल रहा तो आपने खुद ही खरीद लिया, और इस तरीके से बहुत ही मुश्किल की स्थिति में जेट खड़ा है इस समय। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक के बाद उनकी फंडिंग का तरीका क्या होता है और कौन पैसे देता है, क्योंकि गोयल साहब ने अपनी जिम्मेदारी अब SBI को दे दी कि आप रिवाइव करिए और चलाइए। तो जेट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेंडर्स पायलट के बीच आज बैठक होगी। SBI कैप्स शायद ये भी अनाउंस कर सकता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट कौन से लोगों ने दिया है। चर्चा ये चल रही है कि 6 से 7 नाम सामने आए। चर्चा ये भी चल रही है कि नरेश गोयल साहब ने भी अपना नाम सामने पेश किया है। आपका कॉल वही पुराना वाला है, कोई चेंज हुआ है? नहीं, वही पुराना ले लेने का। अब वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है। अच्छा, क्योंकि अब पक्का ले लेंगे। अब हम बिल्कुल सॉल्यूशन के करीब आ रहे हैं। मतलब अब थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टर से थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर पे आ रहा है। ओके। और वहाँ पे मुझे लगता है जब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया, मेरे ख्याल से 8 लोग हैं जितना मुझे 6 से 7 रिपोर्टेड है। 8 गोयल साहब को मिला लीजिए। गोयल साहब आते हैं तो मेरे ख्याल से लेंडर्स पहले एक लीगल ऑप्शन लेंगे कि उनको कंसिडर कर सकते हैं कि ये चर्चा चल रही है कि शायद लेंडर्स नहीं चाहेंगे क्योंकि बाद में फिर लिटिगेशन होगा, फिर वो एक विशिष्ट सर्कल में घुस जाएंगे और वहीं से सिचुएशन खराब हो जाएगी। बाकी अगर जो भी आता है और अगर SBI कैप ने प्लेज को इन्वोक किया है। हाँ। अच्छा, इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि SBI कैप ही वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैनेज भी कर रहे हैं और गिरवी रखे हुए शेयर अपने पास ले लिए। अगर उन्होंने अभी प्लेज ट्रिगर करा है तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। सही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है मोमेंटम के लिए और मेरे को लगता है यहाँ पे आप खरीद सकते हैं इसको। यानी कि डील बस हो ही गई, नहीं हो और मुझे करनी पड़ेगी। अगर PMO इन्वॉल्व हो गए, एविएशन सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो गए, तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। और ये वही मुझे स्पाइस जेट जो 14 रुपए का था, सही है, वो सिचुएशन याद है और उस टाइम हमने अग्रेसिवली मैंने खरीदा था। क्योंकि कई लोग कहते हैं स्पाइस जेट होगा या ये किंगफिशर होगा, तो आपको लगता है स्पाइस जेट होगा? नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो स्पाइस जेट ही होगा। इस समय मुझे नहीं लगता वो किसी एयर इंडिया की वैसे भी हालत खराब है। अब ये निजी कंपनी, दूसरी निजी कंपनी हो जाएगी अगर फेल हो जाएगी, इट डज नॉट इलेक्शन के समय में सरकार ये रिस्क नहीं लेगी। वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ निकलेगा, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं थोड़ा सा शांत रहें और पोजीशन को होल्ड करें। यहाँ पर कुछ बड़ा निकल कर आएगा।